तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेंटर ऑफ मास। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, स्पेशली जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला जो पार्ट है, या सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है, फिर वेरिएबल मास का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है आगे कई सारे चैप्टर्स में इसके कॉन्सेप्ट यूज में आते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक बड़ा सा मिसाइल है, मिसाइल का जो लेंथ है वो 50 मीटर तक होता है, 50 मीटर से बड़ा भी हो सकता है, 25 मीटर, 50 मीटर ऐसे उनका लेंथ होता है। अगर कोई पूछेगा कि उस मिसाइल का रेंज बताओ, तो रेंज में हम लोग किस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताएं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बहुत ही बड़ा है। ठीक, और देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, तो हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट हुआ होगा, तो किस पॉइंट का रेंज हमें बताना चाहिए। उसको समझने के लिए आप देखें, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिखाया है। ये ऑब्जेक्ट है कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऑब्जेक्ट है, जो पहले ऐसे रखा था, ये ऐसे घूमते हुए जाकर के यहाँ गिर गया। तो देखेंगे कि अगर पॉइंट बी का पाथ है, पहले ए का देखते हैं। ए पॉइंट पहले यहां था, ये कॉर्नर, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, मतलब इसका पाथ देखा जाए तो कुछ ऐसे गया होगा। एक पॉइंट बी है, पॉइंट बी का पाथ देखें, ये बी यहां से ऐसे गया है बी। तो देखेंगे कि बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है, उसने डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल किया है, ए ने कम ट्रेवल किया है। सी का देखेंगे, सी वाला कुछ इस तरह से गया है ना। तो वैसे देखने में लग रहा है कि बी और सी ने बराबर ट्रेवल किया है, लेकिन ए ने दोनों से कम ट्रेवल किया है। तो मैं अगर पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो मैं कौन से पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा। इसमें 1000 पॉइंट होंगे, हजारों पॉइंट के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। ठीक, तो ये जो है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब कोई टेढ़ा मेढ़ा ऑब्जेक्ट है ना, और उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तो उस पर जो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो किस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हम लोग बताएंगे। तो हम लोग करते क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप और साइज हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता हो, तो उस केस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को एक छोटा सा पॉइंट बना देते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, उसको एक छोटा सा पॉइंट बना करके क्या करते हैं, एक ऐसे पॉइंट पर रखते हैं जहां माना जाता है कि सारा मास उसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा जहां मानना पड़ेगा कि इसका पूरा मास उस जगह पर कॉन्सेंट्रेट। जैसे मान लेता हूं यहां पर एक पॉइंट है, ठीक, वो पॉइंट यहां पर आ जाएगा, वो पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो हम लोग, चूंकि ये टेढ़ा मेढ़ा ऑब्जेक्ट है, तो जब इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देखना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये इस सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ट्रेवल देखेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखेंगे, है ना। तो इसलिए जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज बहुत ही इंपॉर्टेंस नहीं रखता हो, तब हम लोग क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को एक छोटे से पार्टिकल से रिप्लेस कर देते हैं। वो पार्टिकल कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ मास पर, और उस सेंटर ऑफ मास का ही डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम लोग मेजर करते हैं, सेंटर ऑफ मास का ही वेलोसिटी मेजर करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो यूजफुल तब होता है जब ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, डायमेंशन हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता हो। तो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज यूजफुल व्हेन shape and size of object has no importance। जब उसका इंपॉर्टेंस नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट को एक छोटे से पार्टिकल से रिप्लेस करेंगे, और उसको कहां पर रखेंगे, सेंटर ऑफ मास पर। देन a small point mass कह सकते हैं, then the object can be replaced by a small point mass।
which is placed at center of mass of the object। तो इससे एक हिंट मिलता है कि जो सेंटर ऑफ मास है एक्चुअली में क्या है, एक पोजीशन है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर या बाहर कहीं हो सकता है, इसके बीच में कहीं एक पॉइंट है या एक पोजीशन है, और उस पोजीशन पर हम लोग क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के बदले में एक छोटा सा पार्टिकल वहां पर रख देते हैं। उस पार्टिकल का मास, जो पार्टिकल यहां पर रखेंगे उसका मास ऑब्जेक्ट के बराबर होना चाहिए, है ना। दिस स्मॉल पॉइंट मास should have mass equal to the mass of object। ठीक है, तो उस बड़े से ऑब्जेक्ट को एक छोटे से पॉइंट मास से रिप्लेस करेंगे। उस पॉइंट मास का जो मास होगा उस बड़े से ऑब्जेक्ट के मास के इक्वल होगा। ठीक, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हैं, है ना। सेंटर ऑफ मास जो है उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, कहा जाता है इट इज अ पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ the object is assumed to be concentrated, assumed to be concentrated। ये ध्यान रखना है कि ऐसा माना जाता है कि उस सेंटर ऑफ मास पर, उस पॉइंट पर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। एक्चुअली में सारा मास वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, ऐसा माना जाता है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास का जो है वो डिफिनीशन हो गया। अब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है ना, ये क्या है, एक पॉइंट है, यानी उसका कोई ना कोई पोजीशन होता होगा। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लोकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पोजीशन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं उसमें दो तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कहते हैं डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि जो टोटल मास है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में मास जो है अलग अलग बिखरा हुआ है। और एक होता है कंटिन्यूअस मास। कंटिन्यूअस मास का मतलब हुआ कि जो मास है उस ऑब्जेक्ट पर वो कंटिन्यूअस है। जैसे मैं बात करूं एक यूनिफॉर्म रॉड की, तो रॉड में मास जो है वो हर जगह पर कंटिन्यूअस है, कहीं बीच में होल नहीं है, कहीं पर वो गैप नहीं है। ठीक है, जबकि जैसे आसमान में तारे होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में बिखरे होते हैं, है ना। तो आसमान में तारे जो हैं वो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है स्टार्स का वो एक्चुअली में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। और कंटिन्यूअस मास हो गया जैसे सन हो गया कि स्फीयर है ना। तो स्फीयर में क्या है, हर जगह मास है, कंटिन्यूअसली मास है, उसमें बीच में कहीं गैप नहीं है, तो उसको कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्क्रीट में क्या होता है कि जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स in which mass is distributed like stars in the sky। जैसे आसमान में तारे होते हैं अलग अलग बिखरे होते हैं, उसी तरह से इसमें पार्टिकल्स के फॉर्म में मास जो है वो बिखरा होता है अलग अलग। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली।
जैसे इसमें देखेंगे तो ये, जैसे मैं बात करूं रॉड की या रिंग है ना, तो रिंग में भी ये मास जो है सरकमफेरेंस पर कंटिन्यूअस ही है, ये भी कंटिन्यूअस मास हो गया, ये जो रॉड है ये भी कंटिन्यूअस मास हो गया। और इसमें कैसे कहेंगे, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में बिखरा हुआ है, कहीं मास है कहीं पर नहीं है, तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और ये जो है ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अब जो है जब हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करेंगे सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लोकेट करना शुरू करेंगे, तो हमें कुछ स्पेशल जो है डेंसिटी के जो डेंसिटी डिफाइन किए जाते हैं उनको हमें जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं वो डेंसिटी का डिफिनीशन बता देता हूं आपको कि जो मास डेंसिटी होता है, मास डेंसिटी को 3 पार्ट में डिफाइन करते हैं, और तीनों तरह के मास डेंसिटी की हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी जब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। पहला वाला होता है, इसको कहा जाता है लीनियर मास डेंसिटी। दूसरा होता है सरफेस मास डेंसिटी, और तीसरा होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। सरफेस डेंसिटी का मतलब होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, ये होता है मास पर यूनिट एरिया। और तीसरा वाला जो होता है वॉल्यूम डेंसिटी, इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो लीनियर मास डेंसिटी है ये बेसिकली डिफाइन किया जाता है लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, डिफाइंड फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट्स, है ना। लीनियर ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे एक रॉड हो गया, एक रोप हो गया, वैसे, है ना, लाइक रॉड, रोप, वायर, है ना। तो ये चूंकि लीनियर ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनके लिए ये लैम्डा डिफाइन किया जाता है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइन किया जाता है। 2 डायमेंशनल का मतलब हुआ एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है, जैसे पेपर हो गया, जैसे डिस्क हो गया, कोई भी प्लेट हो गया, उसके लिए डिफाइंड फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स लाइक पेपर, प्लेट, है ना। तो ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हो गए, इनके लिए जो है सिग्मा डिफाइन किया जाता है, यानी सरफेस मास डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है। तीसरा वाला जो है ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन होता है, डिफाइंड फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स लाइक स्फीयर, सिलेंडर, मतलब कि जो सॉलिड सिलेंडर हो, सॉलिड स्फीयर हो, उनके लिए डिफाइन करते हैं। जैसे गैसेज है, गैसेज हो गया, लिक्विड हो गया, इनके लिए हमेशा ही वॉल्यूम डेंसिटी डिफाइन होता है। ठीक है, अगर इसमें कभी भी मास निकालना हो, मास निकालना तो क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू लेंथ, लेंथ को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने से मास आ जाता है। इसमें कभी मास निकालना हो तो क्या करेंगे, जो डेंसिटी है उसमें एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, मास इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, एरिया से डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आएगा, और इसमें जो है जो वॉल्यूम डेंसिटी है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने से मास आ जाता है। तो ये 3 तरह के मास डेंसिटी होती है, और इन तीनों का हम लोग यूज करेंगे जब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। अब जो है
हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करते हैं, और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाया मैंने, जिसमें मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओब्वियसली जेड एक्सिस भी होगा इधर, है ना। और स्पेस में जो है वो कई सारे पार्टिकल्स होंगे, मैंने सिर्फ 3 दिखाया है ना। तो एक पार्टिकल ये है जिसका मास है m1, और इसका जो पोजीशन है, मान लेते हैं कि इसका जो पोजीशन है यहां से ये है r1 पोजीशन वेक्टर। उसी तरह से ये है पार्टिकल जिसका मास है m2, इसका पोजीशन मैं मान लेता हूं r2 हो गया। और एक तीसरा पार्टिकल जिसका मास है m3, इसका पोजीशन जो है यहां से वो हो गया r3। ठीक, अब इन तीनों पार्टिकल्स का जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास इसी के आसपास कहीं होना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट है ये है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है यहां से ये मान लेता हूं कि RCM है। ठीक है, तो जब भी RCM की वैल्यू फाइंड की जाती है, RCM, तो इसको लिखा जाता है जितने भी पार्टिकल हैं उनका मास मोमेंट निकाला जाता है। जैसे मैं इसका मास मोमेंट निकालूंगा m1 इंटू r1, फिर इसका मास मोमेंट m2 इंटू r2 प्लस m3 इंटू r3। इसको m और r मतलब कि मास और उस पार्टिकल का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कहा जाता है मास मोमेंट। तो तीनों पार्टिकल का मास मोमेंट निकाल, अगर 4 होंगे तो चारों का मास मोमेंट निकालेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल मास जो है m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरह से लिखेंगे तो सेंटर ऑफ मास का ये जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये सेंटर ऑफ मास है, इसका पोजीशन वेक्टर RCM जो है यहां से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का तरीका ये है। अब हम लोग ऐसा मान लें कि ये जो 3 पार्टिकल है इनका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, इनके पोजीशन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। जैसे इसका हो गया x1 y1 z1, m2 का पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 z2, और m3 का पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3 y3 z3, और सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है ये भी दिया हुआ है। मान लेते हैं xCM yCM zCM, है ना। तीनों पार्टिकल का पोजीशन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और सेंटर ऑफ मास के पोजीशन कोऑर्डिनेट हमें निकालना होगा। तो क्या करेंगे, इसी में सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। तो यहां पर जैसे मुझे निकालना हो r1, तो r1 को मैं कैसे लिखूंगा, r1 जो है ये पोजीशन वेक्टर, इसको मैं लिखता हूं x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। उसी तरह से r2 जो होगा दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर, इसको लिखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप z2 k कैप। फिर तीसरे वाले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, आएगा x3 i कैप y3 j कैप और z3 k कैप, है ना। और जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर जो होगा RCM, उसको लिखेंगे xCM i कैप yCM j कैप प्लस zCM k कैप। इस तरह से पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो ये चारों पोजीशन वेक्टर की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं क्या रिलेशन आता है ना। ये जो रिलेशन है ये कुछ ऐसा आएगा, RCM की वैल्यू मैं यहां से रखूंगा तो ये हो जाएगा xCM i कैप प्लस yCM j कैप प्लस zCM k कैप। ये हो गया RCM की वैल्यू इज इक्वल टू मास m1 इंटू r1। r1 की वैल्यू यहां से रखेंगे, है ना। तो ये होगा r1 i कैप प्लस r2, यहां पर r1 की जो वैल्यू है वो यहां से रखेंगे तो आएगा x1 i कैप
x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी तरह से जो दूसरा वाला जो टर्म है m2 r2, तो रखेंगे m2 इंटू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, प्लस तीसरा वाला टर्म में हम लोग रखेंगे मास m3 और r3 जो पोजीशन वेक्टर है वो यहां से रखेंगे। ये हो जाएगा x3 i कैप y3 j कैप और z3 k कैप डिवाइडेड बाई टोटल मास जो है यहां पर रखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हो गया। अब इसमें से जो आई कैप वाले कंपोनेंट्स है वो एक साइड में करेंगे, यानी कि आई कैप जे कैप के कैप के जो कंपोनेंट्स है उनको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो देखेंगे कि लेफ्ट साइड में XCM जो है वो आई कैप के साथ में है, राइट हैंड साइड में आई कैप के साथ में क्या आएगा, m1 x1 आएगा, m1 x1, फिर आएगा m2 x2, m2 x2, फिर आएगा देखेंगे m3 x3। ये तीनों जो है ये आई कैप के साथ में है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये m1 प्लस m2 m3 तो सब में LCM है, तो सब में आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। यानी सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से अगर इसमें से जे कैप वाला कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो YCM जो है ये आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। ये सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह से z कोऑर्डिनेट भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। z कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो m1 z1 देखेंगे यहाँ पर m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। तो z कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और मतलब कि कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास y और x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें 3 पार्टिकल दिए गए हैं, है ना, 3 पार्टिकल दिए गए हैं। जैसे इसका जो मास है मान लेते हैं 2 kg है, इसका मास 4 kg है, और इसका मास भी 2 kg है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये जो है ये ओरिजिन पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे 0, 0, ठीक। और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये हम लोग लिख सकते हैं 4, 0, और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो हम लोग लिख सकते हैं 2, 5, है ना। तो ये जो है हमने तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बता दिए, तीनों पॉइंट पर जो पार्टिकल रखे गए हैं उनके मास रख दिए। तो अब इसमें क्या करना है हमें कि या तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर निकालें या सीधे जो है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। लोकेट, यहां लिखते हैं लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम, है ना। तो जैसे अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना हो सेंटर ऑफ मास का, तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें z कोऑर्डिनेट है ही नहीं क्योंकि ये xy प्लेन में है। तो जैसे
पहला पार्टिकल इसको लेते हैं तो इसका मास लेंगे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे जो कि 0 है ना। एक का मास लेते हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, फिर दूसरे का मास लेते हैं, दूसरे का एक्स कोऑर्डिनेट, तीसरे का मास, तीसरे का एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे लेते हैं। तो इसका मास लिया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0 प्लस ये दूसरा पार्टिकल मान लेते हैं, इसका मास है 4 kg और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 4 प्लस तीसरा वाला पार्टिकल, इसका मास है 2 kg और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2, है ना, डिवाइडेड बाई तीनों का मास ऐड करेंगे जैसे यहां पर ऐड किया गया है, तो 2 kg प्लस 2 kg प्लस 4 kg या 2 kg प्लस 4 kg प्लस 2 kg, ये हो गया। अब देखेंगे कि ये जो है ये हो गया 16 प्लस 4 20 और नीचे जो है ये हो गया 8, यानी कि ये जो है 5 और ये हो गया 2, तो ये आ गया 5/2 मीटर। अगर मान लिया जाए कि ये जो भी कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो SI यूनिट में दिए हैं तो इसी तरह से जब सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, जैसे इसका मास लेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट भी लेंगे जो कि 0 है ना, ये वाला फॉर्मूला। मास लेंगे पहले वाले का तो उसका y कोऑर्डिनेट, फिर दूसरे का मास लेंगे दूसरे का y कोऑर्डिनेट, फिर तीसरे का मास लेंगे तीसरे का y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहां पर जो है सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल रहे हैं। तो पहला वाला जो पार्टिकल है उसका मास लिया, इसका y कोऑर्डिनेट 0 से मल्टीप्लाई किया, प्लस दूसरा वाला पार्टिकल का मास लिया, इसका y कोऑर्डिनेट है 0 प्लस तीसरा वाला मास है 2 kg का और इसका y कोऑर्डिनेट है 5 डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो 2 प्लस 4 प्लस 2, तो ये देखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया 5/4 मीटर। तो इस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आ गए। अगर मैं चाहूं तो इनका डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं। अब 5/2 आई कैप ये एक्स कंपोनेंट है और फिर वाई कोऑर्डिनेट जो आया वो 5/4 आया, तो मैं लिख सकता हूं 5/4 जे कैप। तो ये जो है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट, पोजीशन वेक्टर आ गया और कोऑर्डिनेट जो है वो यहां पर आ गए, ठीक है। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में ही हम लोग दो पार्टिकल का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास लोकेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि मैंने एक फिगर बनाया है, इसमें दो पार्टिकल दिखाए गए। एक पार्टिकल है जिसका मास है m1 और दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2। मैं ऐसा मान लेता हूं कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर है, मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास है उसको मैंने स्पेशली ओरिजिन मान लिया है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लिया, वर्टिकल एक्सिस y हो गया और इधर हो गया x। अब यहां से m1 जो है r1 डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ मास से और जो m2 है ये r2 डिस्टेंस पर है, ठीक। यानी अगर इस मास का या इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो बोलेंगे x कोऑर्डिनेट है r2 और y कोऑर्डिनेट है 0। अगर इसका x कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो ये आना चाहिए -r1 और y कोऑर्डिनेट होना चाहिए 0, है ना। तो जब इनका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे xcm तो कैसे लिखेंगे, m1 x1 का मतलब यहां पर रखेंगे -r1 प्लस m2 x2 के जगह पर ये रखेंगे r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है क्योंकि दो पार्टिकल से तो बस इतना से काम चल जाएगा, तीसरा वाला पार्टिकल है नहीं, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला मैंने यहां पर यूज किया। अब चूंकि हमने सेंटर ऑफ मास जो है वो ऑरिजिन पर ले रखा है जिसका x कोऑर्डिनेट जो है 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है, यानी x कोऑर्डिनेट जो है ये तो 0 हो गया। तो यहां से क्या रिलेशन आएगा, आप देखेंगे रिलेशन आएगा m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। इसको तो इधर लाकर 0 कर सकते हैं, तो ये एक रिजल्ट आ गया m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस चैप्टर के 25% क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाते हैं, इसलिए इसको हमेशा याद रखना है। अब जो है इसी रिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि m1 बाई m2 इज इक्वल टू r2 बाई r1 आ जाएगा,
है ना। यानी ये कह सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, इनका रेशियो उल्टा आ रहा है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जैसे एक छोटा सा पार्टिकल है और एक बड़ा सा पार्टिकल है ना, ये हेवी मास है और ये छोटा सा मास है। तो ये कह रहा है मास के इनवर्स रेशियो में R होने का मतलब है कि जब छोटा पार्टिकल होगा तो ज्यादा दूर होगा, यानी कि मास कम होगा तो R की वैल्यू बड़ी होगी। ऐसे कुछ कर सकते हैं कि छोटा पार्टिकल जो है सेंटर से दूर होगा, इसका R जो है छोटे वाले मास के लिए R बड़ा होगा और बड़े वाले मास के लिए R जो है वो छोटा सा हो जाएगा। ये बड़ा सा मास है, हेवी मास है, तो ये कम डिस्टेंस पर बढ़ेगा सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास होता है बड़े पार्टिकल के पास में होता है और छोटे पार्टिकल से दूर होता है। ये यहां से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक, एक चीज और हमें ध्यान रखना होगा इसमें कि कोई भी सिमेट्रिक बॉडी है, हर सिमेट्रिक बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है। ऑल द यूनिफॉर्म symmetric bodies have center of mass located at their geometrical center, ज्योमेट्रिकल सेंटर। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे सर्किल है, सर्किल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा इसके सेंटर पर पड़ेगा। अगर कोई स्क्वायर प्लेट है ना, तो स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? इसके सेंटर पर। ठीक, अगर मान लेते हैं कि कोई क्यूब है तो क्यूब का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो उसके सेंटर पर पड़ जाएगा। अगर कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसके सेंटर ऑफ मास पर। मतलब जितने भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो जिनमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है। ज्योमेट्री का जो सेंटर होगा वहां पर इनका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखना है, आगे हम लोग क्वेश्चन करते टाइम में इसको यूज करेंगे। तो अभी जो हमने सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स का जो कॉन्सेप्ट सीखा है उस पर बेस्ड हम लोग दो एग्जाम्पल्स करेंगे। पहला एग्जाम्पल में एक मेटालिक प्लेट से दो प्लेट जो है काटे गए हैं, एक स्क्वायर प्लेट काटा गया है और एक डिस्क काटा गया है। ठीक, अब कहा गया है कि ये जो सिस्टम बन रहा है स्क्वायर प्लेट और डिस्क का, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमें लोकेट करना है। वो भी कहां से? डिस्क के सेंटर ऑफ मास से बताना है कितना डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास होगा। क्वेश्चन में आप देखें एक बार कहा गया है स्क्वायर प्लेट एंड डिस्क आर कट फ्रॉम एन यूनिफॉर्म मेटालिक प्लेट एज शोन इन फिगर। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क। यानी डिस्क का जो सेंटर है यहां से बताना है कि कितना डिस्टेंस पर, कितना दूरी पर सेंटर ऑफ मास पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि ये दोनों ही यूनिफॉर्म प्लेट हैं, तो जैसा कि मैंने यहां पर बताया यहां पर कि जितने भी यूनिफॉर्म और सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है? इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग यूज करें तो ये जो स्क्वायर प्लेट है, इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां पर होना चाहिए। यानी मैं क्या करूंगा कि इस स्क्वायर प्लेट को एक छोटे से पार्टिकल से रिप्लेस कर सकता हूं। उसको कहां रखूंगा? इस सेंटर पर, है ना। तो स्क्वायर प्लेट का मास मान लेते हैं ms है, उतने मास का एक छोटा सा पार्टिकल यहां पर रख देंगे। उसी तरह से डिस्क के बदले में एक छोटा सा पार्टिकल जिसका मास डिस्क के मास के बराबर होगा। डिस्क का मास मैंने मान लिया md है, तो उस छोटे से पार्टिकल को इस डिस्क के सेंटर पर रखेंगे क्योंकि ये जो सेंटर है इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास है। अब ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली में टू पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है ना। एक पार्टिकल जो है पॉइंट S पर रखा है, दूसरा पार्टिकल पॉइंट D पर रखा है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि एक जो है पार्टिकल पॉइंट S पर और दूसरा पार्टिकल जो है पॉइंट D पर रखा है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन निकालेंगे
देखेंगे स्क्वायर का साइड लेंथ 2a दिया है, तो मिड पॉइंट है, यहां से ये डिस्टेंस a पड़ेगा। इस डिस्क का रेडियस a दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस भी ये होगा, यानी दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आना चाहिए 2a। ठीक, अब जो है इन दोनों का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो बीच में कहीं पर पड़ेगा। तो मैं ये मान लेता हूं कि इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जो है कहीं यहां पर है, ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पर। तो इस स्क्वायर के सेंटर से कितना डिस्टेंस पर पड़ेगा, यहां से पड़ेगा 2a माइनस x डिस्टेंस पर। ठीक है, टोटल 2a है, 2a में से x माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। अब यहां पर मैं रखूंगा मास ऑफ स्क्वायर प्लेट और यहां पर रखूंगा मास ऑफ डिस्क, मतलब छोटा सा पार्टिकल रखना है यहां पर जिसका मास स्क्वायर प्लेट के मास के बराबर होगा। यहां पर एक छोटा सा पार्टिकल रखूंगा जिसका मास डिस्क के मास के बराबर होगा। ठीक, तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पार्टिकल सिस्टम वाला। आप देखेंगे कि 2 पार्टिकल सिस्टम वाला फॉर्मूला हमने यहां पर ड्राइव किया था, यह था m1r1 इज इक्वल टू m2r2। अगर ये सेंटर ऑफ मास है, ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल का मास m1 और उसका सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस r1 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही इसका मास और इसका सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वल होते हैं दोनों, m1r1 इज इक्वल टू m2r2। तो यहां पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे ये m1 हो गया और ये r1 हो गया, 2a माइनस x इज इक्वल टू ये हो गया m2 मास ऑफ डिस्क और r2 हो गया x। ठीक है, अब स्क्वायर प्लेट का और डिस्क का हमें मास निकालना है। तो मास कैसे निकालेंगे, इसमें कहा गया है कि ये दोनों जो स्क्वायर प्लेट है डिस्क है, ये दोनों एक मेटालिक प्लेट से काटे गए हैं और वो मेटालिक प्लेट भी यूनिफॉर्म था, यानी जो मेटालिक प्लेट की डेंसिटी होगी, सरफेस डेंसिटी होगी, वही सरफेस डेंसिटी इन दोनों की भी है ना। तो अगर सरफेस डेंसिटी इनका दिया हुआ है, मान लेता हूं मैं सिग्मा है ना, दोनों की सरफेस डेंसिटी मेटालिक प्लेट की सरफेस डेंसिटी के बराबर होगा। तो सरफेस डेंसिटी अगर पता है तो इनका एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका मास आ जाएगा। तो ये वाला जो मास है स्क्वायर प्लेट का, ये मास हो जाएगा सिग्मा इनटू स्क्वायर प्लेट का एरिया 2a होल स्क्वायर, ये हो गया मास, है ना। सरफेस डेंसिटी में मैंने बताया था कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मास निकालना हो तो सरफेस डेंसिटी में एरिया से मल्टीप्लाई करने से उसका मास आ जाएगा। तो ये हो गया मास इंटू 2a माइनस x इज इक्वल टू मास ऑफ डिस्क निकालना हो, ये डिस्क है, इसका मास निकालना हो तो सरफेस डेंसिटी इसका भी सिग्मा, क्योंकि उसी मेटालिक प्लेट से बना है। इसका एरिया लिखेंगे पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू ये तो हो गया मास इंटू x, है ना। अब इसमें देखेंगे कि एक तो सिग्मा यहां से कैंसिल हो गया, यहां से a स्क्वायर कैंसिल, यहां से a स्क्वायर कैंसिल, तो इस साइड में बचेगा 8a माइनस 4x और राइट हैंड साइड में बचेगा पाई x, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 8a इज इक्वल टू 4x को उधर ले जाएंगे तो x कॉमन लेंगे, आएगा पाई प्लस 4, यानी कि यहां से x की वैल्यू निकालना हो तो ये आ जाएगा 8a डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क। ये x की वैल्यू हमें पता करनी थी, ये सेंटर ऑफ मास था, ये डिस्क का सेंटर है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक डिस्क दिया गया है और एक रॉड दिया गया है। डिस्क का मास है m और रॉड का मास है स्मॉल m। ठीक है, रॉड का लेंथ दिया गया है l और डिस्क का रेडियस दिया गया है r। इसमें पूछा गया है कि जो सिस्टम बन रहा है डिस्क प्लस रॉड का, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, है ना। वो भी सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है सेंटर ऑफ डिस्क से। तो इसको भी हम लोग 2 पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरे जो डिस्क है इसके बदले में एक छोटा सा पार्टिकल पॉइंट ए पर रखा जा सकता है, ये है पॉइंट ए, यहां पर रख देंगे पूरे डिस्क के बदले में एक छोटा सा पार्टिकल। उसी तरह से ये जो रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ मास आएगा बिल्कुल बीच में मिड पॉइंट पर। तो यहां पर जो कि पॉइंट बी है, इसको हमने बी मान लिया है ना। यहां पर इस रॉड के बदले में एक छोटा सा पार्टिकल रखेंगे, यानी रॉड के मास के बराबर उसका मास होगा। अब दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ये देखेंगे कितना आएगा, ये रेडियस r है
और ये l/2 हो जाएगा। रॉड का लेंथ l है तो ये आधा हो जाएगा l/2, यानी r प्लस l/2 इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो जाएगा, है ना, r प्लस l/2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनका कंबाइंड सेंटर मास है, मान लेते हैं कि यहां पर है, ठीक है। तो कंबाइंड सेंटर मास यहां पर है, यहां से x डिस्टेंस पर मान लिया, इसी x की वैल्यू पूछी गई है, मतलब डिस्क का सेंटर से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछा गया है। तो अगर ये x हुआ तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस l/2 माइनस x, ठीक। तो फिर से हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m1r1 इज इक्वल टू m2r2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर m1 के जगह पर मास कैपिटल M और r1 के जगह पर x लेंगे, इधर m2 के जगह पर मास लेंगे स्मॉल m और r2 के जगह पर ये वाला डिस्टेंस लेंगे जो कि है r प्लस l/2 माइनस x, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया mx इज इक्वल टू m r प्लस l/2 माइनस mx। x वाले टर्म इधर ले आते हैं और x कॉमा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा m प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू m r प्लस l/2, यानी यहां से x की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा m r प्लस l/2 डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो इस तरह से जो है सेंटर मास का लोकेशन यानी डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ डिस्क से x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया।